तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कवर करेंगे यूनिट 5 ऑफ डेटा एनालिटिक्स। यूनिट 5 कवर करने से पहले मैं बोलूँगी, अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट टू योर बैचमेट्स ताकि वो भी बेनिफिट उठा सकें इन सब चीज़ों का। And for the notes, I'll say I'm providing a link in the description for every subject's notes. सब वन शॉट्स के साथ मैंने नोट्स डाले हुए हैं जो भी मैं पढ़ा रही हूँ। नोट्स बिल्कुल फ्री हैं, फ्री टू एक्सेस हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पर क्लिक करिए। You will find the notes. तो okay, we'll start the lecture today. तो पहला टॉपिक हमारा आता है फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क क्या है? हमारी बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल टूल्स हैं डेटा एनालिटिक्स में, जो कि हमें प्रोवाइड करते हैं एक इंफ्रास्ट्रक्चर ताकि हम मैनेज कर पाएँ, प्रोसेस कर पाएँ और बड़े-बड़े डेटा सेट्स को एनालाइज़ कर पाएँ। व्हाट दे एनेबल, अब वो करते क्या हैं? वो स्केलेबिलिटी बढ़ा देते हैं, एफिशिएंसी बढ़ा देते हैं, फॉल्ट टॉलरेंट ऑपरेशंस को देखते हैं, मैनेज करते हैं और उन्हें आइडल बनाते हैं ताकि वो डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम्स पर भी काम कर सके। सो दे मेक देम आइडल फॉर द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। अब की फंक्शंस क्या हैं हमारी? तो की फंक्शंस है डेटा कलेक्शन, डेटा स्टोरेज, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा एनालिसिस। मतलब पहले डेटा को कलेक्ट करेंगे, फिर स्टोर होगा, फिर इसे प्रोसेस करेंगे, फिर एनालाइज करेंगे। तो इसका एग्जांपल क्या है? हम किन किन टूल्स का यूज करते हैं? वी यूजेस अपाचे हडूप, अपाचे स्पार्क, पाइटॉर्च और टब्यूला। ओके, तो पहला जो टूल अब हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा मैप रेड्यूस। तो मैप रेड्यूस क्या है? हमारा एक प्रोग्रामिंग मॉडल है और प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क है जो कि हमारी बड़े-बड़े डेटा सेट्स को एनालाइज करने में यूजफुल होता है एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर एनवायरनमेंट में। मतलब अगर डेटा हमारा अलग-अलग जगह पर है, बहुत ही अलग-अलग फंक्शंस पर है या फिर अलग-अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर है, तो वी कैन ईजिली एक्सेस और वी कैन ईजिली वर्क विद इट विद द हेल्प ऑफ मैप रेड्यूस। सो ये क्या है? हमारा एक कोर कंपोनेंट है हडूप फ्रेमवर्क का, जो कि गूगल ने डिजाइन करा था और बाद में फिर अपाचे हडूप ने इसे इम्प्लीमेंट करा था। ये क्या करता है? ये अलाउ करता है कि डेटा की पैरेलल प्रोसेसिंग हो सके। अगर कोई डेटा हमारा क्लस्टर्स की फॉर्म में है तो उसमें पैरेलल प्रोसेसिंग बन सके। और अगर क्लस्टर्स की बात हो रही है तो साफ सीधी बात है, एक बिग डेटा के बारे में बात हो रही है। क्लस्टर्स हम बड़े बड़े डेटा सेट्स का बनाते हैं, डेटा सेट्स को कलेक्ट करते करते हम एक क्लस्टर्स तक पहुंचते हैं। तो अगर बात यहाँ क्लस्टर की हो रही है तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा आइडियल है हमारा बिग डेटा के लिए। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि प्रोसेसिंग टास्क को दो मेन फेजेस में डिवाइड कर लेता है। पहला फेज हमारा मैप फेज होता है और दूसरा फेज हमारा रिड्यूस फेज होता है। तो मैप फेज क्या करता है? मैप मैप फंक्शन जो होता है हमारा, मैप फेज के अंदर एक मैप फंक्शन होता है, वो इनपुट लेता है और उसे की वैल्यूज के पेयर में स्टोर करता है। आफ्टर दैट वो की वैल्यूज फर्दर प्रोसेस होती है और एक इंटरमीडिएट की वैल्यू प्रोड्यूस करती है। अब इंटरमीडिएट की वैल्यू क्या करती है? उस काम को हमारा एक इनपुट डेटा सेट में स्प्लिट कर देती है। उसके बाद मैप फेज का काम खत्म हो जाता है। अब काम आता है हमारा रिड्यूस फेज का। रिड्यूस फेज में क्या होता है कि रिड्यूस फंक्शन जो है उस इंटरमीडिएट, यहाँ पर जो इंटरमीडिएट की वैल्यू बनाई गई थी वो रिड्यूस फेज में जाती है। ये इसके ऊपर काम करता है, फिल्टर्स लगाता है, बहुत सारे एक्टिवेशन फंक्शंस एंड ऑल, जितनी भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होती है वो सब परफॉर्म होती है। आफ्टर दैट हमारा एक फाइनल आउटपुट बनकर आ जाता है विच इज रिटन इन द एचडीएफएस। एचडीएफएस में लिखा जाता है। एचडीएफएस क्या होता है? हमारा हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। तो इसके स्टेप्स क्या क्या है? पहले इनपुट हमारा स्प्लिट होता है अलग अलग छोटे छोटे साइजेस ऑफ बकेट्स में। उसके बाद वो सारा जो स्प्लिटेड इनपुट है हमारा, उसमें मैपिंग होती है। तो ईच ब्लॉक इज प्रोसेस्ड बाय अ मैपर जनरेटिंग की वैल्यू पेयर। की वैल्यू के पेयर्स बनते हैं। शफलिंग होती है, सॉर्टिंग होती है। मतलब अब जो हमने मैप कर दिया है डेटा को, वो सारा का सारा डेटा सॉर्ट होगा। सॉर्ट होने के बाद रिड्यूस होगा। रिड्यूसिंग फेज में क्या होगा? जो भी हमारा इंटरमीडिएट की वैल्यू पेयर्स था मैप फेज में जो यहाँ बना था, शफलिंग के बाद वो सारा रिड्यूसिंग में पहुंच जाता है। रिड्यूसिंग में हम सारे ऑपरेशंस को, बाकी के ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं और एक फाइनल आउटपुट तक पहुंचते हैं। और आउटपुट हमारा क्या होता है? वो यहाँ पर स्टोर हो जाता है एचडीएफएस में। अगर हम एक एग्जांपल ले तो हमारे पास एक टास्क है कि काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स ईच वर्ड अपीयर इन अ डॉक्यूमेंट। तो हमें काउंट करना है कि कितनी बार वो डॉक्यूमेंट में अपीयर होगा। तो क्या होगा? पहले मैपिंग लगेगी, आफ्टर दैट शफल होगा, वो सारे मतलब कंबाइन होंगे वो सारे के सारे वर्ड्स। आफ्टर दैट रिड्यूस हो जाएंगे, मतलब उसका समिंग अप हो रहा है। तो पहले तो उसने देखा कि कौन कौन से डेटा सेट्स थे। आफ्टर दैट वो सारे डेटा सेट्स कंबाइन हुए और कंबाइन होने के बाद रिड्यूस वाले फेज में वो सब सम अप हो गए, हमारे पास आ जाएगा हमारा आउटपुट।
सो एकेटीयू पीवाईक्यू में एक क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ हाउ मैप रिड्यूस फैसिलिटेट डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो ये जो अभी मैंने आपको मैप रिड्यूस का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया, तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिख कर आना है। सो नाउ व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ मैप रिडक्शन। पहली एप्लीकेशन है कि वर्ड काउंटिंग में बहुत ज्यादा यूज होता है, सॉर्टिंग में यूज होता है, लॉग प्रोसेसिंग में यूज होता है, मशीन लर्निंग में इट इज वेरी वेरी। सो इसके एडवांटेज क्या है कि स्केलेबल है, फॉल्ट टॉलरेंट है, पैरेलल प्रोसेसिंग चलती रहती है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट है, कमोडिटी पे काम करता है। लिमिटेशंस क्या है कि बिल्कुल भी सुइटेबल नहीं है रियल टाइम प्रोसेसिंग के लिए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, डीबगिंग में बहुत मेंटेन करने में प्रॉब्लम आती है, इनएफिशिएंट है आइटरेटिव एल्गोरिथम्स के लिए। तो अब मैप रिड्यूस जो भी हमने पढ़ा उसका एक आर्किटेक्चर डायग्राम है। यहाँ पे क्लाइंट आया, क्लाइंट ने जॉब दी, यहाँ पर रिडक्शन फेज लगा, रिडक्शन में हमारे पास कुछ मतलब डेटा जो है हमारा पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अगर एक और तरीके से देखा जाए तो इनपुट डेटा था, मैपिंग लगी, मैपिंग के बाद रिडक्शन लगा और उसके बाद हमें आउटपुट डेटा मिल गया। सो नेक्स्ट इज योर हडूप। अब हडूप क्या है, हमारा एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जो कि अपाचे सॉफ्टवेयर ने बनाया था। तो किसने डेवलप करा था, ये अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन ने। अब बना क्यों है ये, so it is made for storing and processing large data set in a distributed and parallel manner across clusters of inexpensive machine। तो ये बनाया गया है ताकि हम बड़े-बड़े डेटा को स्टोर कर पाएँ, प्रोसेस कर पाएँ, बड़े-बड़े डेटा सेट्स के साथ काम कर पाएँ, एक अच्छे मैनर में क्लस्टर्स की फॉर्म में भी हम सारे डेटा को मैनेज कर पाएँ। अगर एग्जाम्पल लें तो हडूप हमारा कहाँ पर यूज होता है, हडूप हमारा यूज होता है नेटफ्लिक्स में फॉर रिकमेंडेशन पर्पस। तो नेक्स्ट इज कंपोनेंट या फिर आर्किटेक्चर ऑफ हडूप। तो हडूप जो है वो हमारा मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर पर काम करता है। उसमें कुछ फीचर्स आते हैं हमारे, पहला है हमारा एचडीएफएस। तो एचडीएफएस क्या करता है, प्रोवाइड करता है एक डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज को, डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज प्रोवाइड करता है और क्या करता है, बड़ी-बड़ी जितनी भी हमारी फाइल्स होती है उन्हें स्प्लिट कर देता है छोटे-छोटे ब्लॉक्स में। जैसे ही वो ब्लॉक्स में स्प्लिट हो जाते हैं, वो ब्लॉक्स क्या करते हैं, अलग-अलग नोड्स में रेप्लिकेट करते हैं और फॉल्ट टॉलरेंस देखते हैं। मतलब अगर कुछ फॉल्ट होती है तो उसे ढूंढने में हेल्प करते हैं हमें। आफ्टर दैट मैप रिड्यूस क्या करता है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोग्राम प्रोसेसर है, डिवाइड करता है टास्क को। जैसे कि हमारा मैप और रिड्यूस दो फेजेस में टास्क को डिवाइड कर देता है। अब उसके बाद आता है हमारा यार्न। यार्न का मतलब क्या है, मैप रिड्यूस ने तो टास्क हमारा रिड्यूस कर दिया, प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, उसके बाद आता है हमारा यार्न। यार्न का मतलब है येट अनदर रिसोर्स नेविगेटर। तो ये क्या करता है, सारे जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उन्हें मैनेज करता है, उन्हें शेड्यूल करता है सारे नोड्स में, हडूप क्लस्टर में। तो इसमें दो चीजें होती है हमारे पास, रिसोर्स मैनेजर और नोड मैनेजर। तो अब ऊपर हमने देखा था कि ये मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर है, तो रिसोर्स मैनेजर को हम मास्टर बोलते हैं और नोड मैनेजर को हम बोलते हैं स्लेव। नेक्स्ट इज हडूप कॉमन। अब हडूप कॉमन क्या है, ये हमारा सेट है शेयर्ड लाइब्रेरीज का। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी लाइब्रेरीज होती है, यूटिलिटीज होती है जो कि हडूप के मॉड्यूल्स को सपोर्ट करती है। द नेक्स्ट इज योर इनपुट फॉर्मेट। अब इनपुट फॉर्मेट क्या है कि अगर डेटा हमारा की वैल्यूज की पेयर में नहीं है तो देन यू विल नीड टू क्रिएट अ कस्टम इनपुट फॉर्मेट इम्प्लीमेंटेशन। मतलब अगर हमारा डेटा अभी तक तो जो भी हम ऊपर से काम करते आ रहे थे, डेटा अगर हमारा की वैल्यू में है तो ही वो काम करेगा। तो अगर डेटा हमारा की वैल्यू में नहीं है तो हम उसे एक अलग कस्टमाइज इनपुट फॉर्मेट में बनाएंगे। आफ्टर दैट आउटपुट फॉर्मेट में क्या है कि अगर हमारा जो आउटपुट है वो की वैल्यू की फॉर्मेट में नहीं आ रहा है तो हम एक कस्टम आउटपुट यहाँ पर क्रिएट करते हैं। सो हडूप आर्किटेक्चर क्या है, यहाँ पर हमारे पहले मैप प्रिडिक्शन फेज होता है जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटेशन होती है। आफ्टर दैट एचडीएफएस, यहाँ पर स्टोर होती हैं चीजें, देन यार्न होता है और यार्न के बाद कॉमन यूटिलिटीज चलती है। तो एचडीएफएस काम कैसे करता है, तो एचडीएफएस जो है वो हमारा मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, जिसमें कि दो चीजें होती है, एक हमारा नेम नोड होता है और दूसरा मल्टीपल डेटा नोड्स होते हैं। तो एचडीएफएस का जो आर्किटेक्चर कंपोनेंट है, पहला क्या है, हमारा नेम नोड होता है जिसे हम मास्टर बोलते हैं। तो ये क्या करता है, हमारे सारे मेटा डेटा को स्टोर करता है लेकिन एक्चुअल डेटा को स्टोर नहीं करता। मेटा डेटा यहाँ पर स्टोर होता है, एक्चुअल डेटा स्टोर नहीं होता। दूसरा हमारा डेटा नोड आता है जिसे हम स्लेव भी बोल देते हैं। तो ये क्या करता है, हमारा स्टोर करता है एक्चुअल डेटाबेस को लोकल डिस्क में और हर्ट बीट सेंड करता रहता है हमारे नेम नोड को बार बार। मतलब जो भी डेटा यहाँ पे स्टोर हो रहा है, यहाँ पर एक हर्ट बीट हमारी इस डेटा जैसी स्टोर होगा, नेम नोड पर एक हर्ट बीट सेंड होती चली जाएगी। आफ्टर दैट
सेकेंडरी नेम नोड क्या है? पीरियोडिकली अपडेट करता है मेटा डेटा को और चेक पॉइंट्स को चेक करता है। तो बार बार हमारे जितने भी अपडेशन होते हैं वो सारे के सारे अपडेट होते हैं और बार बार चेक करता है कि नेम नोड में कोई फेलियर तो नहीं आया, क्योंकि अगर जैसे ही कोई हार्ट बीट मिस होगी तुरंत हमें पता चल जाएगा डेटा नोड से। अगर कोई हार्ट बीट मिस हुई तो नेम मतलब हर्ट डेटा नोड हमारा नेम नोड को कॉन्टिन्यूसली हार्ट बीट भेजते जा रहा है, तो यहाँ पर अगर कुछ मिस हुआ तो हमें तुरंत पता चल जाएगा। तो एचडीएफएस का वर्किंग प्रोसेस क्या है? पहला स्टेप है कि सारी फाइल स्प्लिट होती है, डिवाइड होती है एक फिक्स्ड साइज ब्लॉक में। उसके बाद ब्लॉक रेप्लिकेशन होता है, मतलब कि रेप्लिकेट होती है अलग अलग नोड्स में। जैसे हमने वो सारी चीजें डिवाइड कर दी हैं वो सारी अलग अलग नोड्स में रेप्लिकेट होंगी, वहां पर हम देखेंगे कि कोई फॉल्ट तो नहीं है। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा डेटा स्टोरेज। अब डेटा स्टोरेज में क्या होगा कि जो भी अभी हमने काम करा है वहां पर नेम नोड उस मेटा डेटा को स्टोर करेगी और डेटा नोड उस पूरे एक्चुअल डेटा को स्टोर करेगी और सारा जो भी हमारा काम है वो नोड बैलेंस के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आफ्टर दैट अब डेटा हमारा स्टोर हो चुका है, नाउ डेटा एक्सेस मतलब रीड ऑपरेशन यहाँ पे चलेगा। जो भी व्हेन अ क्लाइंट रीड अ फाइल इट फर्स्ट कॉन्टैक्ट द नेम नोड। तो जैसे ही अब क्लाइंट किसी फाइल को रीड करेगा तो पहले वो नेम नोड को कॉन्टैक्ट करेगा, फिर वो डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है हमारा डेटा नोड्स के साथ। अगर कुछ फॉल्ट होगी तो फॉल्ट टॉलरेंस आएगा, मतलब इफ डेटा नोड फेल्स द नेम नोड डिटेक्ट्स इट विया मिसिंग हार्टबीट। अगर डेटा नोड जो है वो फेल हो गई किसी चीज को खोलने में तो नेम नोड उसे डिटेक्ट कर लेगा, क्योंकि उसके पास हार्टबीट नहीं जाएगी उसकी, तो वो तुरंत उसे डिटेक्ट कर सकता है। तो ये सिस्टम क्या करेगा? ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट कर देगा माइनिंग ब्लॉक को और एक हेल्दी नोड हमें बना के देगा। तो जो भी हमारी नोड हमारी मिस हुई थी वो तुरंत ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट हो जाएगी और तुरंत के तुरंत हमें जो हमारी नीडेड डेटा था वो हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट इज योर फीचर्स ऑफ हडूप। अब हडूप के फीचर्स क्या है? स्केलेबल है, बहुत ज्यादा फॉल्ट टॉलरेंट है, कॉस्ट एफिशिएंट है, पैरेलल प्रोसेसिंग चलती है, बड़े बड़े डेटा को सपोर्ट करता है। कहाँ यूज होता है? इलेक्ट्रिक कंपनीज में, मार्केटिंग में, ऑयल और गैस प्रोवाइडर्स में, रिसर्चर्स में इट इज वेरी मच यूजफुल। हडूप इकोसिस्टम टूल क्या है? बहुत सारे टूल्स हम यूज करते हैं हडूप में। द वेरी फर्स्ट टूल इज योर पिग। पिग क्या है? हमारा एक डेटा फ्लो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। दूसरा टूल हम यूज करते हैं हाइव। हाइव क्या है? हमारा डेटा वेयर हाउस और एसक्यूएल लाइक क्वेरिंग। नेक्स्ट आता है हमारा एच बेस। एच बेस क्या है? नो एसक्यूएल डेटाबेस ऑन द टॉप ऑफ एचडीएफएस। तो ये सारे के सारे हमारे टूल्स हैं। तो वैसे तो ये पूछे जाएंगे नहीं, अगर पूछा तो 2 मार्क्स में पूछ लेंगे। यहाँ पर 5-6 टूल्स मैंने मेंशन करे हुए हैं, आप इनमें से कोई भी 2 लिख के आ जाना अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। नोट्स विल बी प्रोवाइडेड, सो गो थ्रू देम ऑन फ्रॉम द नोट्स। सो हाउ विल यू फॉर्मुलेट अ हडूप डेवलपमेंट एनवायरनमेंट? अब आप हडूप के एनवायरनमेंट को कैसे फॉर्मुलेट करोगे? तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है। तो पहला स्टेप है कि सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर हमें कोई हडूप का एनवायरनमेंट अपने सिस्टम पे डालना है तो हमें सिस्टम भी देखना होगा। तो हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। रैम हमारी 8 GB मिनिमम होनी चाहिए। जावा उसमें होनी चाहिए। एसएसएच होना चाहिए फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन टू नोड्स। अगर जावा नहीं है तो सेकंड स्टेप होगा कि हमें जावा इंस्टॉल करना है। स्टेप 3 क्या होगा? हमें एक हडूप यूज बनाना है, हडूप यूजर बनाना है, क्रिएट हडूप यूजर्स। उसके बाद क्या करना है? हमें डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करना है हडूप को। स्टेप 5 क्या है? हमें कॉन्फ़िगर करना है अपना हडूप एनवायरनमेंट वेरिएबल। जैसे ही हम हडूप को इंस्टॉल कर लेंगे फिर कॉन्फ़िगर करेंगे हडूप के एनवायरनमेंट को। आफ्टर दैट कॉन्फ़िगर हडूप फाइल्स। उसके बाद हम हडूप की फाइल्स को कॉन्फ़िगर करेंगे। फॉर्मेट हडूप की जैसी फाइल्स कॉन्फ़िगर हो जाएंगी हम नेम नोड डालेंगे। नेम नोड डालने के बाद हम अपनी सर्विसेज को स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही हमारी नेम नोड डल जाएगी हम अपनी सर्विसेज को स्टार्ट कर देंगे। तो पहले सिस्टम की रिक्वायरमेंट देखनी है। सिस्टम की सारी रिक्वायरमेंट्स देखी, जावा नहीं है तो जावा डालो, फिर उसके बाद हडूप यूजर्स बनाओ। उसके बाद डाउनलोड और इंस्टॉल करो। जैसे ही हमारा इंस्टॉल हो जाए हम एक एनवायरनमेंट सेट करेंगे। एनवायरनमेंट सेट करने के बाद फाइल उसके अंदर डालेंगे। फाइल डालने के बाद हमारी नेम नोड फॉर्मेट हो जाएगी और हमें अपना हडूप की सर्विसेज जो थी हमारी वो स्टार्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट टूल जो आता है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है पिग। तो अपाचे पिग क्या है? एक हाई लेवल डेटा फ्लो स्क्रिप्टिंग टूल है। तो ये क्या है? बेसिकली हमारे पहली बात तो ये हाई लेवल डेटा टूल है और दूसरी बात कि एक स्क्रिप्टिंग टूल है हडूप के इकोसिस्टम में जो कि बड़े बड़े डेटा सेट को एनालाइज करने में हेल्पफुल होता है। तो ये एक हमें बहुत ज्यादा सिंपल लैंग्वेज प्रोवाइड करता है जिसे हम पिग लैटिन बोलते हैं, जो परफॉर्म करता है अलग अलग ऑपरेशंस। तो पिग बेसिकली क्या करते हैं? हमें एक
सिंपल सी लैंग्वेज प्रोवाइड कर देता है जिसे हम पिग लैटिन बोलते हैं, जो कि परफॉर्म करता है बहुत सारे ऑपरेशंस जैसे कि फ़िल्टरिंग हो गया, ग्रुपिंग हो गया, जॉइनिंग हो गया, एग्रीगेशन हो गया, डेटा स्टोर इन एचडीएफएस में। तो पिग का काम क्या होता है, कन्वर्ट करता है जो भी हमने पिग लैटिन लैंग्वेज में जो भी हमने अपनी स्क्रिप्ट्स लिखी हैं, पिग लैटिन स्क्रिप्ट्स, उसे मैप रेड्यूस में कन्वर्ट कर देता है ताकि वो ईज़िली हमारी एग्ज़ीक्यूट हो पाए हडूप के क्लस्टर में। तो कंपोनेंट्स क्या हैं हमारे पिग में? पहला कंपोनेंट आता है हमारा पिग लैटिन लैंग्वेज। तो ये क्या है? हमारी एक हाई लेवल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि एक्सप्रेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है फॉर एक्सप्रेसिंग डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास पिग इंजन। पिग इंजन क्या करता है? कन्वर्ट करता है हमारी पिग लैटिन स्क्रिप्ट्स को मैप रेड्यूस जॉब में। तो जो भी हमारी पिग लैटिन की स्क्रिप्ट्स होती है वो ऑटोमैटिकली कन्वर्ट हो जाती है हमारी मैप रेड्यूस में। तो एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर एक पिग लैटिन की स्क्रिप्ट हमने यहाँ लिखी थी, ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट हो गई हमारी मैप रेड्यूस में। नेक्स्ट इज योर वर्किंग ऑफ पिग। तो अब पिग हमारा काम कैसे करता है? यूजर राइट्स अ पिग लैटिन स्क्रिप्ट, यूजर ने पिग लैटिन स्क्रिप्ट लिखी, फिर पिग इंजन पार्स करेगा और उसे कंपाइल करेगा। तो जैसे ही वो स्क्रिप्ट हमारी कंपाइल होगी वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी हमारी मैप रेड्यूस जॉब में। जैसे ही वो जॉब में हमारी कन्वर्ट हो गई, उसके बाद जो हमारी जॉब्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी हडूप के क्लस्टर में, और आउटपुट जो है वो हमारा स्टोर हो जाएगा एचडीएफएस में। सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अपाचे पिग? अपाचे पिग्स के फीचर्स क्या-क्या हैं? बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बहुत एक्सटेंसिबल है, ऑप्टिमाइज्ड एग्जीक्यूशन है, दोनों तरीके के डेटा को हैंडल कर लेती है, चाहे वो स्ट्रक्चर्ड हो, अनस्ट्रक्चर्ड हो, पैरेलल एग्जीक्यूशन को भी सपोर्ट करती है। तो इसका आर्किटेक्चर क्या है? यहाँ पर हमारी पिग लैटिन स्क्रिप्ट्स होती हैं, पिग लैटिन स्क्रिप्ट्स हमारी, फिर अपाचे पिग यहाँ पर आता है। अपाचे पिग पहले सारी लैंग्वेजेस को डालता है, उन्हें ऑप्टिमाइज़ करता है, फिर कंपाइल होते हैं, कंपाइल होने के बाद जैसे ही हमारी एग्जीक्यूशन चलती है, जो भी हमारी स्क्रिप्ट्स होती हैं वो हमारी मैप रेड्यूस में कन्वर्ट हो जाती है। मैप रेड्यूस के बाद हमारा वो सारा डेटा जो होता है, यहाँ पर 2 फेजेस होते थे हमारे पास, और जैसे ही वो डेटा हमारा कन्वर्ट हो जाता है, मतलब रेड्यूस फेज, मैप फेज के बाद रेड्यूस फेज में जाता है, रेड्यूस फेज के बाद जो आउटपुट आता है वो हमारा एचडीएफएस में स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली अपाचे पिग में 2 स्टेप्स थे, पार्सर और ऑप्टिमाइज़। तो पार्सर क्या करता है, पिग स्क्रिप्ट्स को हैंडल करता है। जो पिग स्क्रिप्ट्स होती हैं वो हमारी पार्सर की हेल्प से हैंडल होती हैं, और ऑप्टिमाइज़र क्या करता है, इट कैरीज़ आउट द लॉजिकल ऑप्टिमाइज़ेशन सच एज़ प्रोजेक्शन एंड पुश डाउन। तो ये हमारी ऑप्टिमाइज़ेशन लॉजिकल चीज़ों को देखता है, जैसे कि प्रोजेक्शन हो गया, पुश डाउन हो गया। अब इसकी एप्लीकेशन क्या-क्या है? डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में यूज़फुल है, डेटा एनालिसिस में यूज़फुल है, लॉग एनालिसिस में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, प्रोसेस करती है लॉग फाइल्स को और एक्सट्रैक्ट करती है उनके इनसाइट्स को। एडवांटेज क्या है? सिंपली है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, परफॉर्मेंस अच्छी है, फ्लेक्सिबल है। नेक्स्ट टूल हमारे पास जो आता है वो है हाइव। अब हाइव क्या है हमारा? अपाचे हाइव इज़ अ डेटा वेयरहाउस फ्रेमवर्क। तो ये क्या है? हमारा एक डेटा वेयरहाउस फ्रेमवर्क है जो कि हडूप के टॉप पर बना है और एक एसक्यूएल की तरह इंटरफेस हमें प्रोवाइड करता है। अब एसक्यूएल क्या है? यहाँ पर हम क्वेरी लिख सकते थे, तो यहाँ पर हम क्वेरीज को लिख सकते हैं बड़े-बड़े डेटा सेट को एनालाइज करने के लिए, जो कि एचडीएफएस में स्टोर होते हैं। तो हाइव बेसिकली किस लिए यूज होता है? डेटा को समराइज करने में, और क्वेरी एनालाइजिंग यूजिंग फेमिलियर एसक्यूएल कमांड्स। मतलब हम सीधा एसक्यूएल कमांड्स देंगे और हमारे पास जो भी डेटा था वो क्वेरी की फॉर्म में एनालाइज होकर आ जाएगा। हम अपनी क्वेरीज को प्रोवाइड करेंगे बाय यूजिंग एसक्यूएल कमांड्स, और यहाँ पर सिंपल, मतलब बड़ी-बड़ी कॉम्प्लेक्स कमांड्स, यहाँ पर बड़े-बड़े मैप रिडक्शन प्रोग्राम नहीं लिखने पड़ेंगे हमें, जो हम पिग लैटिन स्क्रिप्ट्स लिख रहे थे। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस वी कैन डायरेक्टली गिव आवर एसक्यूएल कमांड टू एनालाइज द डेटा। तो हाइव हमारा एक आरडीबीएमएस नहीं है, एक लैंग्वेज है फॉर रियल टाइम क्वेरी, और एक लैंग्वेज भी नहीं है रियल टाइम क्वेरी के लिए। तो फीचर्स क्या है इसके, कि एसक्यूएल की तरह इंटरफेस है, स्केलेबिलिटी बहुत अच्छी है, एक्सटेंसिबल है क्योंकि ये सपोर्ट करता है यूडीएफ को, बैच प्रोसेसिंग होती है, इंटीग्रेशन है, स्कीमास को हम रीड कर सकते हैं यहाँ पर। नाउ दिस इज द डायग्राम ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ हाइव जो भी अभी हमने पढ़ा। तो बेसिकली इस डायग्राम को अब हम डिटेल में देखते हैं। जो भी अभी हाइव के बारे में हमने पढ़ा है उसका आर्किटेक्चर है हमारे पास। तो यहाँ पर होता है हमारे पास यूजर इंटरफेस। तो यूजर इंटरफेस क्या है? दिस इज हाउ यूजर इंटरेक्ट विद हाइव। तो यहाँ पर यूजर हमारा इंटरेक्ट करता है हाइव के
हाइव के पास। तो वेब है हमारा, वेब में फिर हमारी हाइव की कमांड लाइंस होती हैं और हमारी एचडी की इनसाइट्स होती हैं। आफ्टर दैट ये यूजर इंटरफेस क्या करता है, जो भी हमारी कमांड्स हैं उसके बाद मेटा स्टोर आता है। तो मेटा स्टोर में क्या होता है, हाइव चूज करता है कुछ डेटाबेस सर्वर्स को जहाँ पे वो अपने स्कीमा को स्टोर करता है, मेटा डेटा को टेबल्स या फिर डेटा कॉलम्स की फॉर्म में स्टोर करता है। जैसे ही हमारा मेटा स्टोर का काम खत्म होता है, हमारा डेटाबेस चूज हो जाता है, हाइव क्यूएल आता है। हाइव क्यूएल क्या है, सिमिलर है बिल्कुल एसक्यूएल की तरह, क्वेरी जैसे हम क्वेरी लैंग्वेजेस लिखते हैं एसक्यूएल में, तो बिल्कुल सिमिलर है। हाइव क्यूएल इज सिमिलर टू एसक्यूएल फॉर क्वेरिंग ऑन स्कीमा इन्फॉर्मेशन ऑन अ मेटा स्टोर। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग मैप रेड्यूस प्रोग्राम इन जावा, वी कैन राइट क्वेरी फॉर मैप रेड्यूस जॉब। तो यहाँ पर क्या करना है हमें, जो हम मैप रेड्यूस प्रोग्राम लिख रहे थे पीछे वाली जितने भी टूल्स हमने पढ़े, तो हमें वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। डायरेक्ट इंस्टेड ऑफ राइटिंग दोस कमांड्स वी कैन राइट द एसक्यूएल का हम छोटा सा कोड या फिर एसक्यूएल की कमांड लिख सकते हैं डायरेक्ट अपने डेटा को एनालिसिस करने के लिए, अपने डेटा को पाने के लिए। नेक्स्ट इज योर एग्जीक्यूशन इंजन। एग्जीक्यूशन इंजन क्या है, ये कंपोनेंट है जो एग्जीक्यूट करता है मैप रिडक्शन जॉब्स को और जनरेट करता है हमारे हाइव क्यूएल क्वेरीज को हडूप के क्लस्टर में। मतलब बेसिकली इसका काम ट्रांसफर करना है। नेक्स्ट इज योर एचडीएफएस और एच बेस। तो एचडीएफएस क्या है, हाइव हमारा क्या करता है, स्टोर करता है एक्चुअल डेटा को हडूप की फाइल फॉर्म में। तो पहले हमारा यूजर के साथ इंटरेक्शन हुआ, यूजर के साथ इंटरेक्शन होने के बाद मेटा स्टोर में हम देखेंगे कौन सा डेटाबेस हमें चूज करना है। उसके बाद आता है हाइव की क्यूएल। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपनी एसक्यूएल की कमांड्स डालते हैं, एग्जीक्यूशन इंजन उसे एग्जीक्यूट करता है, जो जो भी हमारा आउटपुट आता है वो हमारा एचडीएफएस में जाके स्टोर हो जाता है। तो मतलब एक्चुअल डेटा जो है वो हमारा एचडीएफएस में स्टोर हो जाएगा। सो नाउ वर्किंग ऑफ हाइव। वर्किंग ऑफ हाइव में क्या है कि यहाँ पर हम क्वेरीज लिखेंगे। सो राइटिंग क्वेरी, यूजर सबमिट्स अ क्वेरी यूजिंग एच हाइव क्यूएल। तो यूजर जो है वो हमारा सबमिट करेगा क्वेरीज को यूजिंग हाइव क्यूएल। एग्जाम्पल हमने लिया सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट से हमें जो भी कुछ सेलेक्ट करना है तो हमने एक कमांड दे दी, इंस्टेड ऑफ रादर राइटिंग अ ग्रेट प्रोग्राम ऑफ मैप रिडक्शन, मैप रिड्यूसिंग प्रोग्राम लगाते हो, इसमें दो दो टेक्निक्स लगाते हैं, मैपिंग, रिड्यूसिंग, फिर सारे डेटा को स्टोर करते हैं। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट बिग स्टेप वी ओनली हैव गिवन अ सिंगल कमांड ऑफ एसक्यूएल। सो उसके बाद आता है हमारा ड्राइवर। तो ड्राइवर क्या करता है, पार्स करता है क्वेरीज को और चेक करता है मेटा डेटा को। उसके बाद जो डेटा हमारा पार्स हुआ है वो डेटा हमारा कंपाइल होता है मैप रिड्यूसिंग जॉब में। जैसे ही वो डेटा कंपाइल हो जाता है हमारी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाती है। एग्जीक्यूट होने के बाद हमारा डेटा जो है, मतलब जो भी हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट है वो हमें मिल जाता है, एचडीएफएस में हमारा स्टोर हो जाता है। इसकी एप्लीकेशंस क्या है, डेटा एनालिसिस में यूज होता है, ईटीएल ऑपरेशंस में यूज होता है, मतलब एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए और लोड करने के लिए बड़े बड़े डेटा सेट्स को। डेटा वेयर हाउसिंग में यूज होता है फॉर स्टोरिंग एंड क्वेरिंग स्ट्रक्चर्स डेटा इन एचडीएफएस। एडवांटेज क्या है, इजी टू यूज है, स्केलेबल है, एक्सटेंसिबिलिटी इसकी बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं। वो लिमिटेशन क्या है कि सिर्फ बैच प्रोसेसिंग के लिए ही ये यूजफुल है। डेटा हमारा एक्सेस हो सकता है सिर्फ और सिर्फ सीक्वेंशियल मैनर में। अगर सो नाउ द डिफरेंस बिटवीन अपाचे पिग और मैप रेड्यूस, इनके बीच में डिफरेंस क्या है। अपाचे पिग हमारा एक डेटा फ्लो लैंग्वेज है, मैप रेड्यूस हमारा डेटा प्रोसेसिंग डायग्राम है। अपाचे पिग हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है, मैप रेड्यूस लो लेवल लैंग्वेज है। अपाचे पिग में क्या होता है, जॉइन ऑपरेशन जो होते हैं वो बहुत ईजी होते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। वहां पर तो हमें सिंगल कमांड देनी है या फिर जो हमारे पास जॉइंट टेक्निक्स होती हैं एसक्यूएल में, लेकिन मैप रिड्यूसिंग में इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। बेसिक नॉलेज हमें चाहिए होती है एसक्यूएल की, लेकिन यहाँ पर हमें प्रॉपर जावा आना चाहिए। और यूजर मल्टी क्वेरी अप्रोच thereby reducing the length of the codes too। तो यहाँ पर हम मल्टी क्वेरी लगा सकते हैं ताकि हमारी कोड की लेंथ जो है, जो भी हम कमांड से रहे हैं उनकी लेंथ भी कम हो जाती है। लेकिन हम मैप रिड्यूस विल रिक्वायर ऑलमोस्ट 20 टाइम्स मोर देन नंबर ऑफ लाइन ऑफ। तो यहाँ पर जो हम यहाँ पर सिंगल टास्क करने के लिए एक लाइन लिखते हैं, वहां पर 20 टाइम्स ज्यादा लाइंस हमें लिखनी पड़ेंगी फॉर दैट सिंगल टास्क। आफ्टर दैट हमें कोई कंपाइलेशन की जरूरत नहीं है, यहाँ पर लॉन्ग कंपाइलेशन प्रोसेस होता है। नेक्स्ट इज योर एचबेस। एचबेस क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड स्केलेबल NoSQL बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ द हडूप HDFS। तो ये एक हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड स्केलेबल NoSQL है।
ये क्या है? इट इज़ मॉडल्ड आफ्टर गूगल बिग टेबल। तो गूगल बिग टेबल के बाद ये बना है। लार्ज डेटा सेट को स्टोर करने में यूज़फुल है फॉर एंड इट इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग लार्ज डेटा ऑफ अ स्पार्स डेटा इन अ कलेक्शन ऑफ कॉलम ओरिएंटेड फॉर्म्स। तो कॉलम ओरिएंटेड फॉर्म्स में हम डेटा को स्टोर करते हैं। एचबीएस अलाउ करता है रियल टाइम रीड राइट अगर टू अ बिग डेटा। तो मतलब यहाँ पर रियल टाइम रीड राइट ऑपरेशंस भी हम परफॉर्म कर सकते हैं एक बिग डेटा के अंदर। तो इसके फीचर्स क्या है? इसके फीचर्स है कि कॉलम ओरिएंटेड स्टोरेज है, इंस्टेड ऑफ रो एफिशिएंट एनालिटिकल क्वेरी है। तो कॉलम ओरिएंटेड है, रो ओरिएंटेड नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है, एनालिटिक क्वेरीज हो सकती हैं। स्केलेबल है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, रियल टाइम एक्सेस है, इंटीग्रेशन है हडूप के साथ, और स्टोर करता है एचडीएफएस की फॉर्म में। मतलब डेटा हमारा सारा एचडीएफएस की फाइल में चला जाएगा और हम उसे यूज़ कर सकते हैं। मैप रेड्यूस के साथ भी हम अपने जो डेटा है उसे यूज़ कर सकते हैं। पिक के साथ भी हम अपने डेटा को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। ऑटोमैटिक शेयरिंग हमारी यहाँ पर होती है और बहुत ही ज़्यादा फॉल्ट टॉलरेंस है। मतलब एचडीएफएस रेप्लिकेशन यहाँ पर यूज़ होता है जो भी हमारी फॉल्ट आ जाती है उसे टॉलरेट करने के लिए। तो इसका आर्किटेक्चर क्या है? यहाँ पर क्लाइंट का मॉडल होता है, उसके बाद मास्टर नोड आती है। मास्टर नोड क्या करती है? हमारी रीजन्स में डेटा को सेपरेट करती है और फिर काम करके उस डेटा को एचडीएफएस फाइल में स्टोर कर देती है। तो एचबेस का डेटा मॉडल क्या है? हमारे पास टेबल्स होती हैं। टेबल क्या है? कलेक्शन ऑफ रोज सिमिलर टू आरडीबीएमएस टेबल। तो कलेक्शन रोज का कलेक्शन है। रोज क्या है? हमारी आइडेंटिफाइड बाय यूनिक रो की। तो हर एक रो में एक यूनिक की होती है जो कि, तो हम रो को आइडेंटिफाई करते हैं एक यूनिक की से। नेक्स्ट इज योर कॉलम फैमिली। तो कॉलम फैमिली क्या है? हमारा एक लॉजिकल ग्रुप ऑफ कॉलम्स है जो कि एक साथ स्टोर होता है। कॉलम क्वांटिफायर क्या है? एक्चुअल कॉलम नेम अंडर अ फैमिली। जो एक्चुअल नेम्स होते हैं हमारे कॉलम के एक फैमिली के अंडर। आफ्टर दैट कॉल। कॉल क्या है? हमारा इंटरसेक्शन है रोज और कॉलम के बीच में। तो रोज और कॉलम के बीच में जो भी इंटरसेक्शन होता है उसे हम कॉल बोलते हैं। नेक्स्ट इज योर, अब एप्लीकेशंस क्या है हमारी एचबेस की? सो व्हेनेवर देयर इज अ नीड टू राइट हैवी एप्लीकेशन, जब भी हमें कोई बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस यूज करनी होती है या फिर लिखनी होती है तो हम यूज करते हैं यहाँ पर एचबेस का। इट प्रोवाइड्स फास्ट रैंडम एक्सेस टू अवेलेबल डेटा। तो फास्ट रैंडम एक्सेस प्रोवाइड करता है अवेलेबल डेटा को। कंपनी जैसे कि फेसबुक हो गई, याहू हो गई, ट्विटर हो गई, तो उसे भी हम इंटरनली यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज योर मैप आर। तो मैप आर क्या है हमारा? डेटा प्लेटफॉर्म इंटीग्रिटी हडूप। तो मैप आर है हमारा एक डेटा प्लेटफॉर्म इंटीग्रिटी हडूप। बेसिकली हडूप का ही एक टाइप है ये। तो यहाँ पर हमारा डेटा जो होता है वो नो एसक्यूएल होता है। तो नो एसक्यूएल एंड बिग डेटा टेक्नोलॉजीज हम यहाँ पर यूज करते हैं। मतलब यहाँ पर हमें एसक्यूएल कमांड्स की भी जरूरत नहीं है, बड़े बड़े प्रोग्राम्स भी नहीं लिखने पड़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि मैप रिडक्शन प्रोग्राम्स हमें लिखने पड़ रहे हैं। तो इट इज वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, क्योंकि यहाँ पर अब हम एसक्यूएल का भी यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारा एक नो एसक्यूएल टेक्निक है और यहाँ पर बिग डेटा टेक्नोलॉजीज का हम यूज करते हैं। तो इट प्रोवाइड्स अ डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज और एंड एनालिटिक्स विद हाई परफॉर्मेंस। तो डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज हमें प्रोवाइड करता है और एनालिटिक करता है, बड़े अच्छे अच्छे परफॉर्मेंसेस हमें देता है। ऑफर करता है एक यूनिक सॉल्यूशन फॉर डेटा स्टोरेज एक्सेस एंड एनालिसिस। तो यहाँ पर हमारे पास एक हर एक प्रॉब्लम के लिए यूनिक सॉल्यूशंस मिलते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज में यूज होता है फॉर फाइनेंस, हेल्थ केयर और टेलीकम्युनिकेशन। सो नेक्स्ट इज योर शार्डिंग। अब शार्डिंग क्या है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है विच हेल्प्स द सिस्टम टू कीप डेटा इनटू डिफरेंट रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू शार्डिंग प्रोसेस। तो बेसिकली शार्डिंग का मतलब होता है हम डेटा को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें। तो शार्डिंग क्या है? हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे डेटा को अलग अलग रीजन्स में या फिर अलग अलग रिसोर्सेज में पहुंचाने में काम करता है। तो डेटा को हम यहाँ छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। सो कॉन्सेप्ट क्या है शार्डिंग का? जब डेटाबेस बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए और एक सिंगल सर्वर में हमारा ना आ पाए तो हम शार्ड कर देते हैं डेटा को। ईच पार्टीशन कंटेन अ सबसेट ऑफ रोज बट द सेम स्कीमा। तो यहाँ पर क्या होता है, हर एक जो भी हम पार्टीशन कर रहे हैं उसमें एक यूनिक की हम डाल देते हैं ताकि बाद में हम जो डेटा है उसे आइडेंटिफाई कर सके इजीली।
सो इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, योर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल्स में जो डेटा है वो हमारा रो फॉर्मेट में स्टोर होता है और वर्टिकल में डेटा हमारा कॉलम फॉर्मेट में स्टोर होता है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इसके एडवांटेजेस है कि बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है, क्वेरी प्रोसेसिंग फास्टर हो जाती है, रीडेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि अगर नया डेटा बढ़ेगा तो नए-नए हम शार्ट्स बढ़ा देंगे। फॉल्ट टॉलरेंस है, अगर एक में फ़ेल्ट आया तो दूसरा, अगर क्योंकि हमने डेटा छोटे-छोटे पोर्शंस में डिवाइड कर दिया तो एक पोर्शन तो हमारा अगर एक पोर्शन डिस्ट्रॉय हुआ है तो बाकी के जो पोर्शंस है वो तो बिल्कुल ठीक है ना। तो अगर एक पोर्शन फेल होता है तो बाकी की जो चीज़ें हैं वो कंटिन्यूअसली काम करने लग जाती हैं। लोड बैलेंसिंग होती है। नो एसक्यूएल नेक्स्ट आता है हमारा नो एसक्यूएल। तो नो एसक्यूएल क्या है? नो एसक्यूएल का मतलब है नॉट ओनली एसक्यूएल। तो उसका मतलब है इट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ नॉन रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन इट्स हैंडल लार्ज वॉल्यूम ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। तो ये क्या है हमारा नॉट ओनली एसक्यूएल। तो मतलब सिर्फ हम एसक्यूएल का ही यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर नॉन रिलेशनल डेटाबेस। अभी तक जो भी हम चीजें कर रहे थे वो रिलेशनल डेटाबेसेस पे हो रही थी, आरडीबीएमएस पर ज्यादातर हम यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमारा ये काम करता है नॉन रिलेशनल डेटाबेस में, जो कि हैंडल करता है बड़ी बड़ी वॉल्यूमेट्रिक प्रोजेक्ट्स को। हर टाइप के डेटा के साथ यहाँ पर काम कर सकते हैं हम, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड या फिर इवन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। So unlike traditional RDBMS, NoSQL do not use fixed schema or SQL tables. They are highly scalable, flexible and ideal for big data. तो RDBMS और NoSQL की तरह नहीं है, ये बहुत ज़्यादा स्केलेबल है। उनकी स्केलेबिलिटी में प्रॉब्लम आ रही थी, तो यहाँ पर स्केलेबिलिटी की बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिग डेटा के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो फीचर्स क्या है हमारे NoSQL के? पहला फीचर आता है हमारा कि ये स्कीमा लेस है। तो मतलब हमें स्टोर करनी है बिना किसी स्कीमा को डिफाइन करे, मतलब हमें कोई स्कीमा डिफाइन नहीं करना। बहुत ज़्यादा स्केलेबल है, अच्छी-अच्छी सर्विसेज़ हैं इसके अंदर, हाई परफॉर्मेंस है, मतलब रीड राइट प्रोसेस भी अच्छा थॉरापुट देता है, फ्लेक्सिबल डेटा मॉडल्स है, अलग-अलग टाइप के डेटा है, रेप्लिकेशंस और फॉल्ट टॉलरेंट है, सपोर्ट करता है बिग डेटा एप्लीकेशंस को। सो नाउ टाइप ऑफ नोएसक्यूएल। अब टाइप्स क्या है नोएसक्यूएल के? की वैल्यू स्टोर डेटा। तो डेटा जो है वो की वैल्यू की फॉर्मेट में स्टोर होता है। तो यहाँ पर फास्टेस्ट एक्सेस है, एग्जांपल अमेज़न डायनामोडीबी। नेक्स्ट इज योर डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट में क्या होता है? दूसरा टाइप है इसका डॉक्यूमेंट। तो ये स्टोर करता है डेटा को जेसन या फिर बाइनरी डॉक्यूमेंट की फॉर्म में, एग्जांपल मोंगोडीबी। नेक्स्ट इज योर कॉलम। तो डेटा स्टोर होता है हमारा कॉलम की फॉर्म में, जैसे कि एचबेस हो गया। दूसरा आता है हमारा ग्राफ डीबी। तो ये क्या करता है? स्टोर करता है डेटा को एज नोड्स इन रिलेशन, एग्जांपल NEO4G। So what are its advantages? Its advantages are it is very much scalable, high availability, flexible data modules, बहुत ज़्यादा फास्ट है डेटा। डेटा को हम बहुत फास्टेस्ट वे में एक्सेस कर सकते हैं। बिग डेटा रेडी, मतलब बड़ी डेटा के साथ भी हम यहाँ पर अच्छे से काम कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर इट्स लिमिटेशंस? इसकी लिमिटेशंस क्या है कि यहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाती है। It has a limited support to your asset properties. So basically asset properties हम use करते हैं अपनी SQL में, query languages में। Asset basically means for atomicity and your confidentiality, integrity and your decision of data. सो चैलेंजेस क्या क्या आते हैं हमारे पास नो एसक्यूएल में? डेटा डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत बड़ा चैलेंज आता है। कॉम्प्लेक्स क्वेरी आ जाती है तो उन्हें ज्वाइन करने में प्रॉब्लम होती है। रीशार्डिंग में प्रॉब्लम होती है, अगर कोई डेटा हमने शार्ट करके रखा है तो उसे रीशार्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी आती है, डेटा कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम हो जाती है। सो नाउ डिफरेंशिएट बिटवीन NoSQL एंड RDBMS। तो और हमें NoSQL व्हेन टू यूज NoSQL, अब हमें NoSQL कब यूज करना है और इनके बीच में डिफरेंस क्या है? तो NoSQL हम कब यूज करेंगे? जब हमारे डेटा अनस्ट्रक्चर्ड या फिर सेमी स्ट्रक्चर्ड है, हाई स्केलेबिलिटी है, रियल टाइम और हाई स्पीड एक्सेस है, डेटा मॉडल को हम फ्रीक्वेंटली चेंज कर सकते हैं और हमारे पास बहुत बड़ा डेटा है, तो हम NoSQL को यूज करेंगे। सो नाउ डिफरेंस बिटवीन RDBMS एंड NoSQL। तो इसके बीच में डिफरेंस क्या है? आरडीबीएमएस का जो डेटा मॉडल है वो बेसिकली हमारे टेबल की बेसिस पे होता है, रो या कॉलम की। यहाँ पर हमारा जो डेटा है वो नॉन टेबुलर है। आरडीबीएमएस में वी हैव फिक्स स्कीमा, नो एसक्यूएल में हमारा स्कीमा लेस होता है। स्केलेबिलिटी क्या है? यहाँ पर वर्टिबल स्केलेबिलिटी है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी है। क्वेरी लैंग्वेज आरडीबीएमएस में हम एसक्यूएल यूज करते हैं और यहाँ पर कोई फिक्स क्वेरी लैंग्वेज हमारे पास नहीं है।
ट्रांजैक्शन क्या है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब एसिड प्रॉपर्टीज को हम यूज करते हैं, और यहाँ पर बेस प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं, दैट इज योर बेसिकली अवेलेबल सॉफ्ट स्टेट इवेंचुअली और कंसिस्टेंट। जॉइंस कौन कौन से हम यूज करते हैं अपने आरडीबीएमएस में? सो वी यूज सपोर्ट कॉम्प्लेक्स जॉइन, और यहाँ पर हम यूज करते हैं जॉइंस जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं और कभी कभी नॉट सपोर्टेड भी होते हैं। अब आरडीबीएमएस आर बेस्ट सुटेड फॉर स्ट्रक्चर डेटा और कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स, लेकिन जो हमारे नॉन एसक्यूएल है वो हमारे बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं फॉर योर लार्ज अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। एग्जाम्पल अगर हम आरडीबीएमएस का लें तो वो है हमारा माई एसक्यूएल ओरेकल, अगर नो एसक्यूएल का एग्जाम्पल हम देखें तो मोंगो डीबी और एमबेस। एग्जाम्पल यूजर की प्रोफाइल, पोस्ट, कमेंट, तो ये सब नो एसक्यूएल डेटाबेस के एग्जाम्पल हो गया। बैंकिंग ट्रांजैक्शन, सैलरी वगैरह में देखनी है तो ये रिलेशनल रिकॉर्ड है। नेक्स्ट इज योर S3। अब S3 क्या है? हमारा एक क्लाउड बेस्ड ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्विस है जो कि Amazon वेब सर्विस ने बनाई है। तो इट इज असाइन टू स्टोर रिट्रीव लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर ऑन द वेब फीचर्स। तो ये क्या करता है, हम असाइन करते हैं, तो ये बेसिकली बनाया क्यों गया है ताकि हम बड़े बड़े डेटा को स्टोर कर पाए और रिट्रीव कर पाए कभी भी कहीं से भी जहाँ पर भी है, हम एक किसी भी वेबसाइट से या फिर किसी भी वेब को यूज करके हम अपने डेटा को रिट्रीव कर पाए। सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल होस्टिंग सॉल्यूशन ऑन द वेब। तो सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल होस्टिंग सॉल्यूशन है वेब के ऊपर। नो लिमिटेड, फुली स्केलेबल सॉल्यूशन, कोई इसमें लिमिटेशंस नहीं है। फुली स्केलेबल सॉल्यूशन है, प्रोटेक्ट करता है सर्वर को, हमारे खुद के सर्वर को, ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी है, एक्सेसिबिलिटी बहुत अच्छी है। नेक्स्ट इज योर डेटा विजुअलाइजेशन। तो डेटा विजुअलाइजेशन क्या है? ये हमारा प्रोसेस है जो रिप्रेजेंट करता है डेटा को ग्राफिकल या फिर विजुअल फॉर्मेट्स में, जैसे कि चार्ट्स हो गए, ग्राफ्स हो गए, मैप्स हो गए या फिर डैशबोर्ड्स, इन सब की फॉर्मेट में हमारा डेटा, हम यहाँ पर अपने डेटा को देख सकते हैं। तो किस चीज़ में ये हेल्पफुल है? अब हमें ग्राफ और चार्ट्स की नीड्स क्यों पड़ी? डेटा को हम नॉर्मली भी तो विजुअलाइज कर सकते हैं, नॉर्मली भी तो एनालाइज कर सकते हैं, बिकॉज इट हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स। तो ये पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने में यूज कर हेल्पफुल है। ट्रेंड्स बताता है, इंसाइट्स बताता है फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स डेटा एंड डेटा क्विकली एंड क्लियरली। तो जो भी हमारी इंसाइट्स होती हैं कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स की, उन्हें बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी से हमें बता देता है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स डेटा इनटू विजुअल फॉर्मेट्स। तो जो भी हमारा डेटा है उसे विजुअल फॉर्मेट में हम सिंपल तरीके से देख सके, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सके, ट्रेंड्स देख सके, टू एड इन डिसीजन मेकिंग थ्रू विजुअल इनसाइट्स, कम्युनिकेट कर सके एफिशिएंटली डेटा में। तो यहाँ पर कुछ टेक्निक्स है हमारी डेटा विजुअलाइजेशन में। पहली टेक्निक हमारे पास आती है बार चार्ट। तो बार चार्ट क्या करता है? डेटा को कंपेयर करता है अक्रॉस कैटेगरीज, और इट यूजेस के स्केल बाय रीजन। तो के स्केल का यहाँ पर यूज करता है, मतलब एक्सेस में काम करता है, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, और एक यूनिट स्केल यहाँ पर लेके ये काम करता है। सो नेक्स्ट इज योर लाइन चार्ट। लाइन चार्ट क्या करता है? ट्रेंड बताता है टाइम के साथ साथ। तो यूज के स्टॉक प्राइस ओवर मंथ्स। तो इट इज़ बेसिकली यूज्ड ऑन योर यूट्यूब, इंस्टाग्राम टू टेल द एनालिसिस, या फिर हमारे मोबाइल फोन्स में भी बेसिकली यूज होता है हमारे डे एनालिसिस बताने के लिए किस टाइम हमने कितना डेटा यूज करा। नेक्स्ट इज योर पाई चार्ट। तो पाई चार्ट क्या होता है? हमारा रिप्रेजेंटेशन, ये रिप्रेजेंट करता है किसी भी परसेंटेज को या फिर किसी भी पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है। सो एग्जाम्पल, मार्केट शेयर ऑफ अ कंपनी। नेक्स्ट इज योर हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या करता है? डिस्प्ले करता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, एज डिस्ट्रीब्यूशन यूजर की, तो फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर यहाँ पर हम बताएंगे, एक रेंज दे देंगे, फॉर एग्जाम्पल 10 to 20, 20 to 30, हर एक कॉलम में एक रेंज हम प्रोवाइड कर देंगे। तो इट डिस्प्ले द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट इज योर स्कैटर प्लॉट। तो स्कैटर प्लॉट क्या करता है? रिलेशनशिप दिखाता है दो वेरिएबल्स के बीच में। अगर हमारे पास कोई वेरिएबल एक्स है और वेरिएबल वाई है, तो इन दोनों के बीच में हमें रिलेशनशिप पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, हाइट वर्सेस वेट। तो नेक्स्ट हमारा आता है बॉक्स प्लॉट। बॉक्स प्लॉट क्या करता है? डिस्प्ले करता है डेटा स्प्रेड्स और आउटलाइनर्स को। जो भी हमारे आउटलाइनर्स होते हैं वो ये सारे के सारे यहाँ पर डिस्प्ले हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, योर इनकम रेंज इन रेफरेंस सिटीज। नेक्स्ट इज योर हीप मैप। अब हीप मैप क्या है? कलर कोडेड डेटा है टू शो
इंटेंसिटी, डेटा इंटेंसिटी दिखाने के लिए एग्जांपल वेबसाइट क्लिक एनालिसिस, वेबसाइट को हम क्लिक करते हैं, या फिर इसका एक और एग्जांपल हम दे सकते हैं, इन योर कोविड टाइम यू वर एबल टू सी द जोन्स, डिफरेंट कलर्स वर असाइंड टू डिफरेंट जोन्स और डिफरेंट सिटीज. सो दैट वाज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ दिस ओनली. सो नेक्स्ट इज ट्री मैप. अब ट्री मैप क्या करता है, शो करता है हिरारिकल डेटा यूजिंग नेस्टेड रेक्टेंगल्स. एग्जाम्पल फाइल स्टोरेज सिस्टम या फिर फाइल स्टोरेज यूजेज. अब इसका एडवांटेज क्या है या फिर एडवांस टेक्निक्स क्या क्या है, पहले एडवांस टेक्निक्स देख लेते हैं. क्लस्टर विजुअलाइजेशन, नेटवर्क ग्राफ, 3D विजुअलाइजेशन, आइटरेटिव विजुअलाइजेशन. अब कौन कौन से हम टूल यूज करते हैं डेटा को विजुअलाइज करने में? भी यूजेस टेब्यूला, भी यूजेस पावर बीआई, भी यूजेस आर. पाइथन में हम बेसिकली मैटप्लॉटलिब और प्लॉटली यूज करते हैं. आफ्टर दैट योर गूगल डेटा स्टूडियो. उसके बाद आता है हमारा इंटरैक्टिव टेक्निक्स. अब इंटरैक्टिव टेक्निक्स में हमारे पास कुछ टाइप्स हैं. तो पहला टाइप हमारे पास आता है ब्रशिंग एंड लिंकिंग. ब्रशिंग का मतलब क्या है कि हम हाईलाइट कर रहे हैं डेटा पॉइंट्स को विजुअलाइज करने के लिए. तो बेसिकली अगर हम इसके एग्जांपल लें तो हमारे पास एक स्कैटर प्लॉट है या फिर एक स्कैटर वाला ग्राफ है. तो हम क्या करेंगे, अपने डेटा पॉइंट्स को यहाँ पर ब्रश कर देंगे. आफ्टर ब्रशिंग हम उन सारे डेटा पॉइंट्स को यहाँ पर लिंक कर देंगे ताकि हम इजीली डेटा को विजुअलाइज कर सके. तो ये कंपैरिजन में भी हेल्पफुल होता है. नेक्स्ट इज योर जूमिंग एंड प्लानिंग. जूमिंग प्लानिंग कहाँ पर यूज होती है, जब हमें बड़ा डेटा सेट एक्सप्लोर करना है. वी नीड टू एक्सप्लोर बिग डेटा सेट. सो यूजर it is used when user used to explore data at different levels of details by adjusting the views, allow focus on specific portions of the data. मतलब अगर हम कुछ स्पेसिफिक जगहों पर ही देखना है, फोकस करना है, तो भी हम यूज करेंगे जूमिंग एंड प्लानिंग. इट हेल्प्स व्यूअर्स फाइंड डिटेल्स इन लार्ज डेटा ग्राफ. तो हेल्प करता है कि बड़े डेटा सेट्स में हम फाइन डिटेल्स पर काम कर पाए. नेक्स्ट इज योर फिल्टरिंग. तो फिल्टरिंग इट इज यूज्ड टू व्यू सबसेट ऑफ डेटा बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्राइटेरिया. मतलब एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया पर ही हमें डेटा पर काम करना है, तो बाकी सारी चीज़ों को हटा के हम उस डेटा को ही एक्सेस कर पाए, तो फिल्टर कर पाए उस डेटा को. सो this is the main concept of filtering. It focuses on relevant data, making the analysis more manageable. तो अपने हमारी analysis को बहुत ज़्यादा manageable बनाती है, meaningful बनाती है. Next is your dynamic query. Dynamic query क्या करती है? It has modifying parameters and instantly see results. तो यहाँ पर बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं और हम एकदम से इंस्टेंटली रिजल्ट्स देख सकते हैं. ये एनेबल करता है व्हाट इफ एनालिसिस ट्रेंड टेस्टिंग. मतलब कि व्हाट इफ, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, ये वाला ट्रेंड को फॉलो करता है डायनामिक क्वेरी. नेक्स्ट इज योर एनिमेशन एंड टाइम स्लाइडर्स. तो एनिमेशन और टाइम स्लाइडर्स क्या करते हैं, व्यू हाउ डेटा चेंजेस ओवर टाइम. मतलब टाइम टू टाइम डेटा हमारा कैसे चेंज होगा. इट इज़ यूजफुल फॉर टेम्पोरल डेटा में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है. तो हाउ दे हेल्प इन डेटा एक्सप्लोरेशन. अब ये सारी के सारे टूल्स, हमारे इंटरैक्टिव टेक्निक्स जो हमने पढ़ी है, वो डेटा एक्सप्लोरेशन में कैसे हेल्पफुल होती है. दे आर हेल्पफुल इन रियल टाइम एक्सप्लोरेशन, पैटर्न डिस्कवरी में हेल्पफुल होती हैं, डिसीजंस लेने में हेल्पफुल होती है, बिग डेटा एनालिसिस इंट्यूशंस में हेल्पफुल होती हैं. एप्लीकेशंस क्या है हमारी विजुअलाइजेशन की, बिजनेस एनालिसिस में यूज होती है, हेल्थ केयर में भी यूज देम इन एजुकेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज में हम यूज करते हैं, फाइनेंस में यूज करते हैं, सोशल मीडिया में भी यूजेस देम, बिग डेटा एनालिसिस में भी यूजेस देम. सो नेक्स्ट इज योर इंट्रोडक्शन टू आर. अब आर क्या है, हमारा एक स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि बहुत ज़्यादा यूज होता है एनालिसिस और विजुअलाइजेशन में. तो अभी तक जो हमने पढ़ा था वो सारे के सारे टूल्स थे स्टार्टिंग में. फिर उसके बाद हमने डेटा विजुअलाइजेशन देखा जो कि विजुअल डेटा के ऊपर काम कर रहा था. लेकिन अब स्टैटिस्टिक्स के अगर ऊपर बात करी जाए तो यहाँ पर हमारे पास आर लैंग्वेज आती है. तो ये हमारी एक स्टैटिस्टिक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि डेटा को विजुअलाइज करने में हेल्पफुल होती है. So it provides powerful libraries and tools to perform statistical modeling, data cleaning, visualization and reporting efficiently. तो ये हमें बहुत सारी लाइब्रेरीज और टूल्स प्रोवाइड करती है ताकि हम स्टैटिस्टिकली डेटा को मॉडल कर पाएँ, क्लीन कर पाएँ, डेटा को विजुअलाइजेशन कर पाएँ. ओपन सोर्स लैंग्वेज और एनवायरनमेंट है फॉर स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग और ग्राफिकल विजुअलाइजेशन के लिए. अब उसके बाद आता है हमारा आर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. तो आर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या है, हमारे पास पहला आता है इसमें आर स्टूडियो. आर स्टूडियो क्या है, एक बहुत ही पावरफुल या फिर आईडी है हमारी आर के लिए. मतलब बेसिकली अगर बोला जाए तो ये हमारा वर्क स्पेस है. स्टूडियो का मतलब क्या है,
जहाँ पर हम काम कर रहे हैं, तो जितनी भी हमारी स्क्रिप्ट्स होंगी स्टैटिस्टिकल डेटा के लिए वो सारी की सारी यहीं पर होंगी। हमारा स्क्रिप्ट एडिटर होगा, प्लॉट होगा, वर्क स्पेस हमारा बेसिकली ये है। नेक्स्ट इज योर आर कमांडर। तो आर कमांडर क्या है? ये हमारा GUI है, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है बिगनर्स के लिए, जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को परफॉर्म कर सकते हैं बिना किसी कोडिंग के हेल्प से। मतलब आपको कोडिंग नहीं आनी चाहिए, आप बिना किसी कोडिंग के यहाँ पर इन कामों को कर सकते हैं। नेक्स्ट इज योर जुपिटर नोटबुक। जुपिटर क्या है? बेसिकली इट इज अ वेबसाइट, सो इट इज अ वेब बेस्ड नोटबुक इंटरफेस फॉर रनिंग आर इंटरएक्टिविटी। तो एक ऐसा वेब है जहाँ पर आर की इंटरएक्टिविटी को हम रन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज योर आर शाइनी। आर शाइनी क्या है? फ्रेमवर्क है फॉर बिल्डिंग इंटरैक्टिव वेब एप्लीकेशंस यूजिंग आर। तो हम यहाँ पर बहुत अच्छी अपनी इंटरैक्टिव वेब एप्लीकेशंस को बिल्ड कर सकते हैं आर को यूज करके। नेक्स्ट आर योर डेटा इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इन आर। अब आर में डेटा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कैसे होता है? तो पहला है इम्पोर्ट CSV फाइल। तो CSV फाइल को इम्पोर्ट करेंगे तो हम क्या कमांड यूज करेंगे? read.csv या फिर file.csv। नेक्स्ट इज योर इम्पोर्ट एग्जीक्यूटिव फाइल्स। अब इम्पोर्ट अगर हमें फाइल्स इम्पोर्ट करनी है एग्जीक्यूटिव फाइल्स, तो वी विल गिव इस फाइल से विल गिव द डिटेल्स कि ये वाला डेटा हमें रीड करना है। फॉर एग्जाम्पल रीड x1, रीड xl, और कौन सी फाइल से विल मेंशन इट। नेक्स्ट इज योर इम्पोर्ट फ्रॉम DB। अगर हमें डेटाबेस से इम्पोर्ट करना है तो हम पैकेज का यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल DBI, RMySQL या फिर RowDBC। नेक्स्ट इज योर एक्सपोर्ट CSV। अब हमें एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट करने के लिए हम राइट कमांड का यूज करेंगे, डेटा देंगे और फिर आउटपुट देंगे कि जो भी चीज़ हमें यहाँ पर लिखनी है विल प्रोवाइड दैट डेटा। अब कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं या फिर एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे आर में? These data types you have studied thousands of times in many languages, so I'm not gonna explain them in details। मैं सिर्फ यहाँ पर नाम मेंशन कर रही हूँ, अगर एग्जाम में आया तो you have to explain the data types। न्यूमेरिक क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है, लॉजिकल क्या होता है, फैक्टर कैरेक्टर डेटा जैसे कि जेंडर बताता है, फैक्टर मतलब किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स को या फिर किसी भी कैटेगरी को बता रहा है। नेक्स्ट इज योर वेक्टर लिस्ट डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम क्या होता है? हमारा टेबल लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब 5 कॉमन आर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स टेक्निक्स हम यहाँ पर देखेंगे। पहला है हमारा मीन, मतलब जो भी हमारी चीज़ें हैं उन सबका मीन निकालना। दूसरा हमारा मीडियन। मीडियन क्या करता है? मिडल वैल्यू को रिटर्न करता है। नेक्स्ट इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ हमारे पास 5 टेक्निक्स है। पहला मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट इज योर वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है? हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का ही स्क्वायर होता है। सो नेक्स्ट इज योर समरी। समरी क्या करता है? हमारी जितना भी हमने अभी तक चीज़ें प्रोवाइड करी हैं, डेटा हमने प्रोवाइड करा है, उसके एक समराइज स्टैटिस्टिकल अप्रोच हमें देगा। फॉर एग्जांपल उसका मिनिमम बताएगा, मीन बताएगा, मैक्सिमम बताएगा। नेक्स्ट अगर 5 से ज़्यादा अप्रोचेस पूछ ले जाए तो यू हैव टू एक्सप्लेन मिनिमम, मैक्सिमम और टेबल। टेबल का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी टेबल जो हम बनाते हैं अपनी कैटेगरियल डेटा में। So the next topic is EDA। EDA क्या होता है? हमारा एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ विजुअलिंग एंड स्टैटिस्टिकली एक्सप्लोरिंग डेटा बिफोर फॉर्मल एनालिसिस। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें हम विजुलाइज करते हैं और स्टैटिस्टिकली डेटा को अप्रोच करते हैं बिफोर एनी फॉर्मल एनालिसिस। तो स्टेप्स क्या हैं EDA में? अगर हम आर का ही यूज करें तो हम क्या करेंगे? पहले डेटा को लोड करेंगे। सो हाउ टू लोड द डेटा, हमने पीछे अभी कुछ कमांड्स पढ़ी। तो read.csv। आफ्टर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर। उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, समरी एंड ऑल देखेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है? मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करना है। मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करने के बाद हम विजुलाइज करेंगे डेटा को। हिस्टोग्राम में है या फिर बॉक्स प्लॉट की फॉर्मेट में है, स्कैटर प्लॉट की फॉर्मेट में है, जिस भी फॉर्मेट में। आफ्टर विजुलाइजिंग आर डेटा हमें क्या करना है? आउटलाइनर्स को डिटेक्ट करना है और पैटर्न्स को डिटेक्ट करना है। अपने पैटर्न्स की बेसिस पर हम एक प्रॉपर आउटपुट यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, अपनी एनालिसिस यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो विजुअलाइजेशन पैकेजेस हम क्या क्या यूज़ करते हैं यहाँ पर? प्लॉटली वी यूज़ फॉर इंटरैक्टिव चार्ट्स, वी यूज़ शाइनी फॉर वेब बेस्ड डैशबोर्ड्स, we use lattice for multivariant visualization, we use ggplot2 for advanced plotting। याद रहे तो आप इस सबको लिख कर आ जाना, वरना this is not such though as such needed। So by this we have completed this unit। Thank you so much।